नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हिमानी जी के पॉइंट पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आज हम आपके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 के सिलेबस के कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम भूगोल विषय पर चर्चा करते हैं। इसका कोड है 14, जो हम फॉर्म भरते समय उपयोग में लेंगे। तो देखिए, सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। भूगोल विषय में 2 प्रश्न पत्र सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक की परीक्षा होती है। प्रत्येक परीक्षार्थी को दोनों पत्रों में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। होना आवश्यक है। प्रश्न पत्र के बारे में देखें। सैद्धांतिक जो प्रश्न पत्र है, जिसमें 2 पुस्तकें हम पढ़ते हैं, इसका समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट। इसके अंक रहेंगे 56 अंक और सत्रांक या प्रैक्टिकल में अभिलेख एवं मौखिक रूप से जो वायवा लिया जाता है, टोटल मिलाकर अंक रहेंगे 14। पूर्णांक रहेगा 70। प्रायोगिक परीक्षा में अगर देखें तो 4 घंटे का समय रहेगा। अंक रहेंगे 15 प्रश्न पत्र के, जिसमें आपको लिखित में उत्तर देना होगा। लिखित में उत्तर देना होगा। ये 17 अंक वाला जो ऑप्शन है वो सैद्धांतिक के लिए है। यहाँ पर प्रैक्टिकल में मौखिक और वायवा जो पूछा जाता है उसके लिए 15 अंक निर्धारित है, लेकिन साथ में यहाँ पर फाइल भी आपको बनानी होगी, फाइल वर्क करना होगा। टोटल मिलाकर ये 70 अंक का होगा। इस तरीके से ये हमारा 100 अंक का 100 अंक का प्रश्न पत्र होगा। जिसमें 70 + 30 बराबर 100। 70 अंक लिखित परीक्षा के प्लस इसी में आपके 17 अंक शामिल है और 30 अंक आपके प्रैक्टिकल परीक्षा के निर्धारित हैं। आगे चलते हैं। एक एक बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। भाग फर्स्ट, किताब को भागों में बांटा गया है और भागों को इकाइयों में बांटा गया है। भाग फर्स्ट, मानव भूगोल के सिद्धांत, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ये टोटल जो पार्ट होगा वो आपके 28 नंबर का होगा। मतलब पहली जो पुस्तक आपके सामने है उस पुस्तक से 28 मार्क्स के प्रश्न आएंगे। पहली इकाई देखते हैं, यूनिट फर्स्ट, जिसका अध्याय 1 नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र अध्याय का नाम है। इस अध्याय में हम मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में, मानव भूगोल की परिभाषाओं के बारे में और मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीयकरण किस प्रकार से हुआ है इसके बारे में अध्ययन करेंगे।
पहले अध्याय में हम मुख्य रूप से यहाँ से प्रश्न आते हैं, परिभाषा से क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, तो इनको देखेंगे। फिर मानव भूगोल की प्रकृति से क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ से चर्चा करेंगे। अगले इकाई पर चलते हैं, इकाई नंबर 2, यूनिट 2, जिसका नाम, अध्याय का नाम है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। जैसा कि आपको अध्याय से पता चल रहा है कि जनसंख्या के बारे में ही हम अध्ययन करने वाले हैं। तो इसमें हम क्या क्या अध्ययन करेंगे, देखिए, विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप, किस प्रकार से विश्व की जनसंख्या वितरित है, जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या का वितरण और इस वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या परिवर्तन के घटक। अब घटकों में आपको अलग अलग दिया है, जन्म दर, जन्म, मृत्यु और प्रवास। एक सिद्धांत दिया है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, और अंत में दिया है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। इकाई 2 में, यूनिट 2 में हम अध्याय 2 में इस प्रकार का अध्ययन करने वाले हैं। अब चलते हैं अगली इकाई पर। इकाई 2 में ही अध्याय 3 को पढ़ेंगे, मानव विकास, मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास को बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे वृद्धि और विकास, दो अलग अलग बातें हैं, दोनों को पढ़ेंगे। मानव विकास के स्तंभ कौन कौन से हैं, 4 स्तंभ बताएं, उन स्तंभों के बारे में चर्चा करेंगे। अगला बिंदु जो दे रखा है, मानव विकास के उपागम, इसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें आपके अलग से स्पष्ट रूप से दिया है। एक है आय उपागम, दूसरा कल्याण उपागम, तीसरा न्यूनतम आवश्यकता उपागम, चौथा दे रखा है क्षमता उपागम, और मानव विकास का मापन। अगला बिंदु इसी में है, मानव विकास का मापन, और मानव विकास का मापन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के द्वारा किया जाता है, और इसी में इसकी तुलना अन्य देशों से की जाएगी अंतर्राष्ट्रीय तुलना के रूप में, वो हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। चलते हैं अगली यूनिट पर, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 जो है आपकी, उसमें अध्याय 4 हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, अध्याय 4 में हम देखेंगे प्राथमिक क्रियाएं, प्राइमरी एक्टिविटीज, है ना। तो प्राइमरी एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें शामिल हैं वो देखिए आप, आखेट एवं भोजन, और आखेट एवं भोजन संग्रह कैसे करते थे, ये हम इसमें देखने वाले हैं। फिर है पशुचारण, पशुचारण में भी हम देखेंगे चलवासी पशुचारण, वाणिज्यिक पशुपालन, और फिर आता है कृषि। कृषि में आप देखिए आदिकालीन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि, रोपण कृषि, विस्तृत वाणिज्यिक कृषि, अनाज कृषि, मिश्रित कृषि, डेयरी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि। इतने बिंदुओं पर हम कृषि के रूप में चर्चा करेंगे। फिर है अगला, बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु आजकल है जिसको हम पढ़ना चाहते हैं। फिर अगला बिंदु दे रखा है सहकारी कृषि, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर। फिर देखिए आप, सामूहिक कृषि, सामूहिक कृषि, कलेक्टिव फार्मिंग। फिर इसी में हम पढ़ते हैं अगला बिंदु खनन। तो खनन में हम क्या पढ़ेंगे, खनन को प्रभावित करने वाले कारक और खनन करने की विधियां, दो बिंदु हम खनन से पढ़ेंगे।
फिर अगले अध्याय पर चलते हैं, इकाई 3 में ही अध्याय नंबर 5। अध्याय नंबर 5, द्वितीय क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं? द्वितीय क्रियाएं। तो देखिए, द्वितीय क्रियाओं में पहला बिंदु है विनिर्माण। फिर पढ़ेंगे आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषता, कौशल का विशिष्टीकरण, यंत्रीकरण, संगठनात्मक ढांचा एवं स्त्रीकरण, प्रौद्योगिकी नवाचार, अनियमित भौगोलिक वितरण, बाजार तक अभिगम्यता, कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता, श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता, शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता, परिवहन एवं संचार की सुविधाओं तक अभिगम्यता, सरकारी नीतियां, समूहन अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता, उद्योगों के मध्य संबंध, विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण, आकार के आधार पर आधारित उद्योग कौन कौन से वो देखना होगा, कच्चे माल पर आधारित उद्योग, उसकी चर्चा करेंगे। फिर उत्पादन, उत्पाद आधारित उद्योग, और फिर स्वामित्व के आधार पर उद्योग, और अंत में दे रखा है विशेष बिंदु स्वच्छंद उद्योग। इस तरीके से हम द्वितीय क्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अध्याय 6। अध्याय 6 देखिए, अध्याय 6 जो है वो द्वितीयक और चतुर्थक तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलापों से संबंधित है। तृतीयक क्रियाकलाप कितने प्रकार के होते हैं ये हम देखेंगे। इसमें व्यापार और वाणिज्य के बारे में, फुटकर व्यापार के बारे में, उद्योग व्यापार, परिवहन, संचार, दूर संचार सेवाएं, तृतीय क्रियाकलापों में संलग्न लोग, कुछ चयनित उदाहरण जैसे जो स्पष्ट रूप से दिए हैं सिलेबस में, पर्यटन, पर्यटन प्रदेश, पर्यटन आकर्षण, भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा पर्यटन, ये हम तृतीय प्रकार की क्रियाकलापों में देखेंगे। चतुर्थ क्रियाकलाप भी यहीं पढ़ने वाले हैं और पंचम क्रियाकलाप भी यहीं अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें दो विशेष बिंदु पढ़ेंगे, बाह्य स्रोतन और अंकीय विभाजक। फिर देखते हैं हम अगला अध्याय नंबर 7, परिवहन एवं संचार। इसमें हम थल परिवहन, जिसमें सड़कें, सीमावर्ती सड़कें, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज, ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ट्रांस कैनेडियन रेलवे, संघ और प्रशांत रेलवे, ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, ओरिएंट एक्सप्रेस रेलवे, इतने हम रेलवेज के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। फिर हम पढ़ेंगे जल परिवहन। कौन सा परिवहन? जल परिवहन। उसमें है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, दूसरा दे रखा है मध्य भारतीय महासागर समुद्री मार्ग, अगला दे रखा है उत्तमासा समुद्री मार्ग, दक्षिणी अटलांटिकी समुद्री मार्ग, अटलांटिक समुद्री मार्ग, अगला दे रखा है उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग, दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग। फिर तटीय शिपिंग और शिपिंग नहरें जैसे स्वेज नहर, पनामा नहर। अगला जो बिंदु दे रखा है अंतर्देशीय जलमार्ग जैसे राइन जलमार्ग,
वोल्गा जलमार्ग, डेन्यूब जलमार्ग, महान झीलें जो आपके कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना होगा। जैसे सेंट लॉरेंस जलमार्ग नदियों में, मिसिसिपी जलमार्ग, फिर है हवाई परिवहन। कौन सा परिवहन? हवाई परिवहन। अंतर महाद्वीपीय हवाई मार्ग, उसके बाद पाइपलाइंस, फिर संचार, उपग्रह संचार, साइबर स्पेस इंटरनेट। इसके बारे में भी हम अध्याय 7 में ही संचार के रूप में अध्ययन करेंगे। अब देखिए आगे अध्याय 8। यहां देखिए अध्याय 8 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब देखिए इसमें क्या पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास क्या रहा है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अस्तित्व में आना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों आया, इसके बारे में अध्ययन करना है। अगला देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार क्या क्या है, व्यापार का परिमाण क्या है, व्यापार संयोजन, व्यापार की दिशा, व्यापार संतुलन, मुक्त व्यापार की स्थिति, डंप करना, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मामले, पत्तन बोलते हैं भाई बंदरगाह को, किसको बोलते हैं? बंदरगाह। तो कितने प्रकार के बंदरगाह हैं ये भी हम देखेंगे। फिर यातायात के प्रकार के अनुसार अवस्थिति के आधार पर, विशिष्टीकृत कार्यकलापों के आधार पर, ये बंदरगाहों के प्रकार देखेंगे हम। यातायात के प्रकार के अनुसार, अवस्थिति के आधार पर और विशिष्टीकृत क्रियाकलापों के आधार पर, कार्य के आधार पर कितने प्रकार के बांटे गए हैं। तो इस प्रकार से ये एक पुस्तक हमारी इस तरीके से पूरी होगी जो हम पूरे वर्ष भर अध्ययन करेंगे। आगे देखते हैं भाग 2 के रूप में। भाग 2 में हम देखेंगे दूसरी पुस्तक जिसका नाम है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, ये भी वही सेम 28 मार्क्स की होगी। इसमें इकाई फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट, अध्याय फर्स्ट वही जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। यहां जैसे दे रखा है 3 मार्क्स मतलब 3 नंबर का है ना। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या, जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय विभिन्नताएं, जनसंख्या संगठन, ये हम पढ़ेंगे। अब देखिए इसी में हम पढ़ेंगे ग्रामीण नगरीय संगठन, एक पढ़ेंगे भाषाई संगठन व भाषाई वर्गीकरण, फिर धार्मिक संगठन, श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन, ये अध्ययन करेंगे। फिर देखिए आप इकाई फर्स्ट में ही ये सारी चीजों के बाद इकाई सेकंड देखेंगे जिसे यूनिट सेकंड बोलेंगे। और इसमें दूसरा अध्याय, कौन सा अध्याय? दूसरा अध्याय जिसको बोलते हैं मानव बस्तियां। दूसरा अध्याय का नाम क्या है? मानव बस्तियां। अब देखिए ये 2 नंबर का होगा। क्या क्या अध्ययन करेंगे? ग्रामीण बस्तियां, ग्रामीण व नगरीय बस्तियों में आधारभूत अंतर क्या है, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार जैसे गुच्छित, संकुलित अथवा अपकेंद्रीय, फिर एक है अर्धगुच्छित अथवा विखंडित, पल्लीकृत और
परिक्षिप्त अथवा एकाकी बस्तियां। उसके बाद हम देखेंगे इसी में नगरीय बस्तियां। तो प्राचीन नगर कौन कौन से हैं देश में, मध्यकालीन नगर और आधुनिक नगर कौन कौन से हैं। फिर देखेंगे हम भारत में नगरीकरण किस प्रकार से आगे बढ़ा, नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ, और सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है उसके बारे में भी हमें अध्याय 2 मानव बस्तियों में ही पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इकाई 3 यूनिट 3 जो हम देखेंगे, इसमें अध्याय 3 हम अध्ययन करेंगे। इकाई 3 में भू संसाधन एवं कृषि के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये काफी बड़ी इकाई है, लगभग 14 नंबर यहाँ से आपके परीक्षाओं में आप गेन कर सकते हैं। तो पहला बिंदु देखिए भू उपयोग वर्गीकरण, आगे भारत में भू उपयोग परिवर्तन, साझा संपत्ति संसाधन, भारत में कृषि भू उपयोग, भारत में फसल ऋतुएं, कृषि के प्रकार, खाद्यान्न फसलें जिसमें हम देखेंगे चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, दालें और दालों में चना महत्वपूर्ण है। रेशेदार फसलें जिसमें कपास व जूट, अन्य फसलों में गन्ना व चाय, कॉफी, तिलहन। भारत में कृषि का विकास कि किस प्रकार भारत में कृषि आगे बढ़ी, कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा प्रौद्योगिकी का विकास, और अंतिम जो बिंदु रहेगा इस पाठ में वो भारतीय कृषि की समस्याएं क्या क्या हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर देखिए इकाई 3 में ही अध्याय 4 का भी अध्ययन करेंगे जिसका नाम है जल संसाधन। जल संसाधन में आप देखेंगे कि भारत के जल संसाधन, जल की मांग और उपयोग, जल के गुणों का ह्रास, किस प्रकार से जल में प्रदूषण की वजह से उसकी गुणवत्ता में कमी आई है। फिर जल संरक्षण और प्रबंधन, जल प्रदूषण का निवारण, जल का पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। फिर पढ़ेंगे जल संभर प्रबंधन, वर्षा जल संग्रहण, जल संभर विकास, और फिर पढ़ेंगे एक वस्तु स्थिति अध्ययन। फिर भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 के बारे में पढ़ना होगा। फिर जल क्रांति अभियान 2015-16 के बारे में अध्ययन करना होगा। आगे चलते हैं। अध्याय 5 खनिज एवं संसाधन। देखिए इसमें क्या पढ़ना होगा, खनिज संसाधनों के प्रकार, भारत में खनिजों का वितरण जिसमें लौह खनिज और लौह खनिज में लौह अयस्क। फिर अगला खनिज तांबा पढ़ना होगा। फिर बॉक्साइट, मैग्नीज। अलौह खनिजों में अधात्विक खनिज। ऊर्जा संसाधन भी इसी में पढ़ना है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और अपरंपरागत स्रोत। फिर खनिज संसाधनों का संरक्षण भी इसी चैप्टर में पढ़ना होगा कि क्यों आवश्यक पड़ा संसाधनों का संरक्षण। आगे चलते अध्याय 6 देखिए आप, अध्याय 6 भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास, ये चैप्टर का नाम है, अध्याय का नाम है। तो इसमें क्या पढ़ना है, नियोजन के उपगमन, लक्ष्य क्षेत्र नियोजन,
पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जिसमें सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। केस अध्ययन में आपको भरमौर क्षेत्र का केस अध्ययन दिया है, जहाँ पर जनजातीय विकास कार्यक्रम चलाया गया, उसका अध्ययन। केस अध्ययन में एक और दिया है इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र का, कमांड क्षेत्र का, उसके बारे में पढ़ना है। फिर सतत पोषणीय विकास और सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले उपाय, ये भी हम इसी अध्ययन में पढ़ेंगे। अब आपके आती है इकाई नंबर 4 यूनिट 4, जिसमें अध्याय 7 हम अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है परिवहन एवं संचार। परिवहन एवं संचार भारत के संदर्भ में हम देखेंगे तो परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, ये जैसे स्थल परिवहन, जिसमें सड़क परिवहन महत्वपूर्ण है, रेल परिवहन महत्वपूर्ण है। फिर आता है आपका जल परिवहन। जल परिवहन में अंतःस्थलीय जल मार्ग, फिर आप पढ़ेंगे महासागरीय मार्ग, फिर आता है आपके एक और वायु परिवहन। फिर वायु परिवहन के बाद आता है पाइपलाइन, तेल एवं गैस हेतु पाइपलाइंस, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर संचार का जो जाल बिछा हुआ है उसके बारे में, जैसे व्यक्तिगत संचार तंत्र एवं जन संचार तंत्र, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अध्याय 8 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। देखिए, इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, भारत के निर्यात संगठन के बदलते प्रारूप, फिर भारत के आयात संगठन के बदलते प्रारूप, मतलब निर्यात और आयात दोनों के प्रारूप पढ़ने हैं कि किस प्रकार वो बदल रहे हैं। व्यापार की दिशा, समुद्री पत्तन और उसके पृष्ठ प्रदेश, और फिर एक है हवाई अड्डा, इसके बारे में भी अध्ययन करना होगा। फिर आती है इकाई नंबर 5 या यूनिट 5, जिसमें अध्याय 9 हम देखेंगे भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं, जैसे पर्यावरण प्रदूषण। अब इसमें 4 बिंदु आपके सामने दिए हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भू प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। फिर नगरीय अपशिष्ट निपटान केस अध्ययन, दोराला में पारिस्थितिकी के पुनर्भरण एवं मानव स्वास्थ्य के सुरक्षण का एक अनुकरणीय उदाहरण। केस स्टडी धारावी कच्ची बस्ती, जो मुंबई में है, कहते हैं कि एशिया की विशालतम स्लम बस्ती है, कच्ची बस्ती है ना। और फिर आगे बढ़ते हैं। दोनों ही जो पुस्तकें हैं, दोनों जो पुस्तकें हैं उनके आधार पर मानचित्र परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिनको भी हम साथ के साथ अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से सिलेबस आपका भूगोल का हमें पढ़ना है। तो आगे फिर मिलेंगे एक नए बिंदु के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, जय जौहार।